कक्षा 10वीं के प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में हमने सवालों को व्यक्त किया था। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ तथा उनकी जांच की थी, तथा क्वेश्चन नंबर 3 में हमने तीन संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम निकाले थे। इसी के अंतर्गत अब अगला क्वेश्चन नंबर 4 जिसको हम सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया हुआ है एचसीएफ 306 657, एचसीएफ 306 657 बराबर 9 दे रखा है, यानी 306 और 657 का एचसीएफ हमें 9 दिया हुआ है, तो हमें 306 और 657 का एलसीएम ज्ञात करना है, यानी एलसीएम 306 657 हमें ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन हमें दिया हुआ एचसीएफ 306 657 बराबर 9 दिया है, एलसीएम 306 657 ज्ञात कीजिए, यानी एचसीएफ दो संख्याओं का एचसीएफ हमें दिया हुआ है और उन्हीं दोनों संख्याओं का एलसीएम हमें ज्ञात करना है। आइए इसको सोल्व करते हैं। दिया है क्या दे रखा हमें, एचसीएफ किस किस का दे रखा है, 306 और 657, दोनों संख्याओं का एचसीएफ हमें दिया हुआ है 9 है, और जो हमें ज्ञात करना है एलसीएम 306 657 हमें ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है। हम जानते हैं एलसीएम और एचसीएफ निकाल के हमने इसकी जांच की थी कि वो एचसीएफ और एलसीएम समान जो सही है या नहीं है, तो वही हम जानते हैं कि जो दो संख्याओं होता है, दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि एचसीएफ इंटू एलसीएम जो होता है, दोनों का गुणनफल जो होता है वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। ये हमें पता है और आपको ध्यान भी रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन नंबर 4। क्या होता है, एचसीएफ और एलसीएम दोनों का गुणनफल किसके बराबर होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल के बराबर होता है, दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमें एचसीएफ तो दिया हुआ है, एचसीएफ का मान कितना दे रखा है, हमें 9 दे रखा है, और एलसीएम का मान हमें ज्ञात करना है, और वो दोनों संख्याएं कौन कौन सी है, तो 306 और 657 है। तो यानी हमें क्या करना है, एचसीएफ के स्थान पर एचसीएफ का मान क्या है, 9 है, तो 9 रख देंगे, इंटू एलसीएम हमें ज्ञात करना है, एलसीएम दोनों संख्याओं 306 और 657 दोनों का हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम ऐसे कैसे रहेगा, जो हमें ज्ञात करना है उसको हम एलसीएम ही रहने देंगे, इक्वल दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो वो दोनों संख्याएं कौन सी है, तो 306 इंटू 657 इन दोनों का गुणनफल हो जाएगा। अब हमें पता है कि यदि कोई संख्या गुणे में होती है और बराबर से उधर उसको हम पक्षांतर करते हैं तो वो किस में जाती है, बटे में। ठीक है, तो यहाँ पे 9 क्या है, एलसीएम के गुणे में है, तो यहाँ पे एलसीएम तो ऐसे इधर ही रखेंगे हम, और 9 को पक्षांतर करेंगे, तो 9 को पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे बराबर से इधर जो है 306 इंटू 657 है। ठीक है, तो इनके बटे में क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, क्योंकि गुणे वाली संख्या जो बराबर से उधर पक्षांतर करेंगे तो वो किस में आ जाएगी, बटे में आ जाएगी। अब 9 से 306 को काट देते हैं, 9 से 306 को काट देते हैं, 9 का पाड़ा आता है, 9 तिया 27, 3 बचेंगे 36, 9 चौक 36, 9 से 306 को हमने काट दिया, कैसे काटा, 9 तिया 27, 30 में से 27 कटाएंगे, 3 बचेगा 36 हो जाएंगे, 9 चौक 36। ठीक है, तो एलसीएम जो होगा वो बराबर आएगा हमारे पास, एलसीएम किसके बराबर आएगा, 34 इंटू 657, 34 इंटू 657। तो एलसीएम यानी 34 का गुणा हम 657 में कर ले, तो जब 34 का गुणा 657 में करेंगे तो 22,338 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम हमें क्या प्राप्त होगा, 22,338। ठीक है, तो नीचे लिखेंगे अतः एलसीएम किस का, 306 और 657 बराबर 22,338 है। इस तरह ये क्वेश्चन हो जाता है। ये भी 4 अंक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमें क्वेश्चन दिया था, एचसीएफ 9 दे रखा था, एलसीएम कितना हमें ज्ञात करना था, है ना, 306 और 657 का एचसीएफ हमें 9 दे रखा था, एलसीएम हमें ज्ञात करना था, इन दोनों संख्याओं का जो हमें दिया था वो लिख दिया, जो हमें ज्ञात करना है वो भी हमने लिख दिया। हम क्या जानते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम दोनों का गुणनफल किसके बराबर होता है, दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो एचसीएफ का मान तो कितना है, 9 है, तो 9 लिखा, 9 इंटू एलसीएम बराबर क्या आ जाएगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या आ जाएगा, 306 इंटू 657।
ठीक है। एलसीएम 9 गुणे में है, बराबर से उधर लेंगे कि दोनों संख्याओं के बटे में चला जाएगा 9। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 से 306 को काटा, 9 × 27, 3 बचे 36 हो जाएगी, 9 चौक 36, यानी हमारे पास जो एलसीएम आएगा 34 × 657। 34 का गुणा 657 में करेंगे तो एलसीएम 306 657 कितना आ जाएगा, 22,338 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया हुआ है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की घात n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। इसकी हमें जांच करना है, यानी जो हमें संख्या देखो कौन सी दे रखी है, 6 की घात n दे रखी है। तो ये जो संख्या है n के स्थान पर क्या है, सारी प्राकृत संख्या है, कोई सी भी प्राकृत संख्या रखिए तो वह अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है या नहीं, इसकी हमें जांच करना है। ठीक है, तो आइए इसको सोल्व करते हैं। देखो हमें पता होना चाहिए कि कोई संख्या अंक शून्य पर समाप्त कब होती है, जब वह जो संख्या है वो 2 और 5 से विभाजित हो। किससे विभाजित हो, अगर कोई भी संख्या है जो अंक शून्य पर समाप्त हो रही है तो वो हमेशा किससे विभाजित होगी, 2 और 5 दोनों से विभाजित होना जरूरी है। यानी उसके अभाज्य गुणनखंड में क्या आना चाहिए, 2 और 5 आना चाहिए। जैसे मान ली जाएगी कोई जैसे 10 है, क्या है 10 है, तो 10 में किसका 2 का भाग भी जाएगा और 5 का भाग भी जाएगा, यानी इसकी गुणनखंड क्या होंगे, 2 × 5 होंगे। 2 और 5 दोनों है, इसलिए इसमें क्या आ रहा, ऐसी कोई सी भी संख्या ले लो जिसका इकाई अंक क्या हो, 0 हो, अंक किस पे समाप्त हो रही हो, 0। तो उसमें जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसकी अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आना चाहिए। ठीक है, अगर 2 आता है 5 नहीं आता है तो भी वो शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती, या 5 आता है 2 नहीं आता है तब भी वो शून्य पर समाप्त हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो आइए इसको सोल्व करते हैं। हम लिखेंगे कोई संख्या अंक शून्य पर समाप्त होगी, यदि उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों हो, है ना, दोनों होना चाहिए। अगर वो शून्य पर समाप्त होती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों हो। परंतु जो हमें संख्या कौन सी दे रखी है, 6 की घात n अंक शून्य पर समाप्त होगी, परंतु 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड अब देखो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या है, 6 के गुणनखंड क्या है, 2 से जाएगा, 2 2 × 6 की घात 2 × 3 की घात n। तो देखो यहाँ पे 2 आ रहा, 3 आ रहा, लेकिन 5 नहीं आ रहा है, परंतु 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड 2 × 3 की घात n में 5 नहीं है, है ना, में 5 नहीं है। इसलिए अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, है ना, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से हम, है ना, आधारभूत प्रमेय से हम कह सकते हैं कि संख्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की घात n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। बस इतना सा लिखना हमें, है ना। तो ये भी आता है क्वेश्चन कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की घात n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। तो हमने पढ़ा था कि संख्या 6 की घात n अंक शून्य पर समाप्त कब होगी, संख्या 6 की घात n अंक शून्य पर समाप्त कब होगी, यानी अगर कोई भी संख्या जो शून्य पर समाप्त होती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों होना चाहिए, या इस तरह से हम समझे कि उसमें 2 और 5 दोनों का भाग जाना चाहिए, है ना, दोनों का भाग जाना चाहिए। तो देखो यहाँ पे कोई संख्या अंक शून्य पर समाप्त होगी यदि उस संख्या की अभाज्य गुणनखंड में क्या हो,
2 और 5 दोनों हो, परंतु 6 की घात n जो संख्या हमें दे रखी है 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं 2 × 3 की घात n होता है, इसमें 5 नहीं है, में 5 नहीं है, इसलिए अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से हम कह सकते हैं कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की घात n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। यानी अगर यहाँ पे 2 तो है ही है, 5 भी होता तो हम कहते हैं यहाँ पे कि ये अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है, लेकिन ये यहाँ पे 5 नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या जो दे रखी है 6 की घात n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन दिया हुआ है हमें कि व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 प्लस 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है। कैसी व्याख्या करना है हमें कि ये दोनों जो संख्याएं दे रखी है वो कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या है तो इसके लिए हमें अभाज्य और भाज्य संख्या दोनों की डिफिनेशन पता होना चाहिए। तो क्लास 9th में हमने पढ़ी थी कि अभाज्य संख्या है, तो मैंने इस अध्याय की शुरुआत में भी आपको बताया था कि वे संख्या है जिसके केवल 2 अपवर्त होते हैं, वह संख्या है जिसके केवल 2 अपवर्त होते हैं। 2 अपवर्त कैसे, या तो फिर 1 होगा, 1 तो हमेशा होते ही है सभी संख्याओं का, ठीक है, और या फिर वो स्वयं होगी, यानी कि वह संख्या जो केवल 2 से ही भाग जाता है उसमें, या एक तो 1 से और एक स्वयं से, तो वो क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। और जिसके 2 या 2 से अधिक अपवर्त होते हैं, यानी ये 2 या 2 से अधिक संख्याओं से भाग जाता है, उसमें 2 से अधिक संख्याओं से भाग जाता है, सॉरी है ना, वे संख्या जिनमें 2 से अधिक संख्याओं से भाग जाता है, तो वो क्या कहलाती है, भाज्य संख्याएं कहलाती है। सोल्व करते हैं इसको, यहां पे लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि जो भाज्य संख्या की व्याख्या करना है कि भाज्य संख्या है, तो हम लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि भाज्य संख्याओं के 2 से अधिक क्या होते हैं, भाजक होते हैं, भाजक होते हैं। भाज्य संख्याओं से 2 से अधिक क्या होते हैं, भाजक होते हैं। अब इसको सोल्व करते हैं। दिया है हमें क्वेश्चन, संख्या जो दे रखी है, दिया है कौन सी संख्या दे रखी है हमें, 7 × 11 × 13 प्लस 13। देखो ये पूरी एक संख्या है मल्टीप्लाई में, और प्लस में क्या है 13, इन तीनों का गुणा कर देंगे आपस में तो एक संख्या बन जाएगी, प्लस क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो देखो इस पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या है, तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, हमें एक जैसी संख्या क्या लग रही है, हमें इसमें 13 लग रही है। 13 हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, तो 13 को हम कॉमन ले लेंगे। जब 13 को हम उभयनिष्ठ या कॉमन लेंगे तो कोष्टक के अंदर क्या बचेगा, या बचेगा 7 × 11, ये 7 × 11 क्योंकि 13 तो कॉमन आ गया, प्लस यहाँ पे 13 हमने कॉमन ले लिया, तो इस 13 के स्थान पर क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो ये 1, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं हम यहाँ पे, तो 13 × कोष्टक के अंदर क्या हो जाएगा, 7 का गुणा 11 में करेंगे 77 प्लस 1, तो देखो यहाँ पे 13 × 77 और 1 कितना हो जाएगा, 78। आ गया समझ में, यहाँ पे 78 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम आप 78 के भी गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13 × 6 हो जाएगा, 13 6 78 होता है कि नहीं होता है, 13 6 78 हो जाएगा। यहाँ पे 13 तो क्या है, अभाज्य संख्या है, 13 तो क्या है, अभाज्य संख्या है, और 78 क्या है, भाज्य संख्या है। इसमें 78 के 2 या 2 से अधिक गुणन भाजक हो सकते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, अतः इस संख्या के 2 से अधिक भाजक, 2 से अधिक भाजक क्या क्या है ना, 2 से अधिक भाजक कोष्टक के अंदर लिख सकते हैं। देखो हमें पता है यहाँ पे 2 से अधिक भाजक एक तो हमेशा रहेगा ही है, एक 13 है, एक 78 है, और एक इस पूरी संख्या को अगर हम सोल्व करते हैं तो एक वह स्वयं संख्या है, ठीक है, और ये संख्या, ठीक है, और ये संख्या पूरी। या फिर डायरेक्ट आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि इस संख्या के 2 से अधिक भाजक है, इस संख्या के 2 से अधिक भाजक है, इसलिए यह भाज्य संख्या है ना, भाजक है, इसलिए यह भाज्य संख्या है, ठीक है। जब 2 से अधिक भाजक होते हैं तो वो क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है, इसलिए ये भाज्य संख्या है। इसकी व्याख्या हो गई, हमें पता होना चाहिए भाज्य संख्याओं के 2 से अधिक भाजक होते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे 7 × 11 × 13 दे रखा था, प्लस 13 दे रखा था, दोनों में से 13 कॉमन आ रहा था, 13 कॉमन ले लिया, 7 × 11 और प्लस 13 के स्थान में क्या बचेगा, 1 बचेगा, 7 का गुणा 11 में 77 प्लस 1, यानी 13 × 77 कितना जाएगा, 78 हो जाएगा। इसी प्रकार जो सेकंड दे रखा हमें है ना, तथा दूसरी संख्या क्या दे रखी है हमें,
7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। देखो यहाँ से ये सभी संख्या गुणनफल में है, यह तो ये एक संख्या हो जाएगी पूरी, और प्लस में क्या है 5 है, 5 इसमें भी है 5 इसमें भी है, तो दोनों में से क्या कॉमन ले लेते हैं हम 5। जब 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 तो कॉमन ले लिया हमने, तो 5 के स्थान पे भी क्या आ जाएगा 1। अब इन सबका गुणा करते हैं हम आपस में, तो इन सबका गुणा करेंगे तो कितना आएगा 7 का गुणा 6 में करेंगे 42, 42 का फिर 4 में करना, फिर 3 में करना, फिर 2 में करना और फिर 1 में करना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 इंटू इन सबका 7 से लेकर 1 तक की संख्या सभी का गुणा करोगे तो कितना आएगा 1008 प्लस 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 इंटू, है ना, 5 इंटू 1008 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 1009। तो यहाँ पे भी देखो 5 है, 1009 के भी फैक्टर हो सकते हैं, तो 5, 1009 और एक वर्ष क्या है, इन दोनों का गुणा करेंगे एक वो संख्या हो जाएगी, यानी इसके भी 2 से अधिक क्या हो रहे हैं भाजक हो रहे हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं अतः इस संख्या के भी 2 से अधिक क्या है भाजक है, 2 से अधिक भाजक है, इसलिए यह एक क्या है भाज्य संख्या है। इस तरह हम इसको सोल्व कर सकते हैं कि यह क्या है एक भाज्य संख्या है। ठीक है, तो यानी कि हमने दोनों में से कॉमन लिया 5, फिर इसके बाद इसको सोल्व किया इस इक्वेशन को, पहले गुणा किया, फिर इसके बाद 1 जोड़ा हमने, कितना 1009 आया, तो यह 5 से भी भाग जा सकता है, इसमें 1009 से भी जा सकता है, और एक इन दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे तो उससे भी जा सकता है, और एक स्वयं मतलब एक जिसका सभी संख्याओं का एक भाजक होता है क्या एक से भी जा सकता है। तो इस प्रकार 2 से अधिक संख्याओं से इसमें भाग जा रहा है, इसलिए क्या हो जाएगी भाज्य संख्या हो जाएगी। नेक्स्ट और इस प्रश्नावली का सबसे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, जो हमें दिया हुआ है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक इसी स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यानी कोई वृत्ताकार पथ है, जैसे मान लीजिए ये वृत्ताकार पथ है, यहाँ से सोनिया और रवि दोनों चलना प्रारंभ करते हैं इस दिशा में, मान लीजिए इस दिशा में क्या है दोनों चलना प्रारंभ कर रहे हैं, लेकिन इस खेल के मैदान का पूरा चक्कर लगाने में सोनिया तो कितने मिनट लग रहे हैं 18 मिनट लग रहे हैं, 18 मिनट बाद वापस यहाँ पे पहुंचेगी। ठीक है, जबकि रवि क्या है 12 मिनट में यहाँ पे पहुंच जाएगा, यानी रवि जल्दी पहुंच जाएगा, सोनिया क्या हो जाएगी देरी से पहुंचेगी। ठीक है, तो वह क्या कर रहे हैं इस स्थान से चलना प्रारंभ कर रहे हैं, एक ही समय पर चलना प्रारंभ कर रहे हैं और एक ही दिशा में चलना प्रारंभ कर रहे हैं, यानी वापस इसी स्थान पर वो वापस दोनों कब मिलेंगे, कितने समय बाद वो वापस दोनों मिलेंगे, तो वो समय हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो यह समय किसके बराबर होगा, यहाँ पे 18 और 12 के एलसीएम के बराबर होगा। किसके बराबर होगा 18 और 12 के एलसीएम के बराबर होगा। तो देखो यहाँ पे हमें इसको सोल्व करते हैं, दिया है क्या दे रखा हमें। ठीक है, जो हमें दिया हुआ है कि रवि को 12 मिनट लगते हैं, रवि को कितना लग रहा है, रवि जल्दी पहुंच रहा है, तो रवि को 12 मिनट लगते हैं, तथा सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, है ना। एक समय बाद क्या कहा गया है, एक समय बाद वे वापस मिलते हैं, वो कितने समय के बाद वो मिलते हैं, वो समय हमें ज्ञात करना है। ठीक है, दोनों अपने प्रारंभिक स्थान पर होंगे, तो वह जो समय होगा, ठीक है, बराबर क्या होगा, वह समय किसके बराबर होगा 18 और 12 का एलसीएम, है ना। तो वह समय बराबर होगा 12 और 18 का एलसीएम। तो निकाल लेते हैं 12 और 18 का एलसीएम हम निकालते हैं। तो देखो 12 के गुणनखंड करते हैं हम यहाँ पे,
12, 2 से जाएगा सम संख्या है, 2 छंग 12, फिर 2 से जाएगा 2 तिया 6, फिर 3 से जाएगा 3 एकम 3। इसी प्रकार 18 की गुणनखंड करते हैं तो 18 की 1 से जाएगा, 2 से जाएगा 2 × 18, फिर 3 से जाएगा 3 तिया 9, फिर 3 से जाएगा 3 एकम 3। तो इस प्रकार हमारे पास जो इसके 12 के गुणनखंड आएंगे, अभाज्य गुणनखंड 12 के तो आए हमारे पास 2 × 2 × 3, ठीक है। और 18 के जो अभाज्य गुणनखंड आएंगे वो 2 × 3 × 3, ठीक है।